स्टार्टिंग में अगर कुछ लिखेंगे नहीं तो माइनस किस में से करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि टाइम लेट एट टाइम ज़ीरो पी नॉट इज़ द प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी और सी तो टाइम ज़ीरो पर ज़ीरो है, इनका प्रेशर ही नहीं है। अब क्या होगा, एट टाइम टी ऑब्वियसली पी नॉट में से पी डैश प्रेशर कम, ये पी डैश बनेगा, ये भी पी डैश बनेगा, क्यों, क्योंकि एक से एक बनता है तो पी डैश है पी डैश। अब बात करते हैं इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम पर इट बिकेम ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्यों हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर, बिकॉज रिएक्शन गोज कंप्लीट, ठीक है, वो कंप्लीशन में चली गई ये रिएक्शन। तो अब ये कितना बनेगा, पी नॉट होगा और ये भी पी नॉट होगा। क्यों होगा पी नॉट और पी नॉट, क्योंकि एक से एक बनता है तो पी नॉट से पी नॉट बनेगा। अब वही अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल गिवन डेटा एंड अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन। तो चलिए लिखते हैं, एट टाइम टी, ज़ीरो को तो डिस्कस ही नहीं करना क्योंकि जीरो का डेटा ही नहीं है, ठीक है। एट टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ बी प्लस सी, केवल बी और सी को कंसिडर करना है। तो बी हमारा पी डैश है, सी पी डैश है और न्यूमेरिकल में पी टी है, यानी पी डैश इक्वल टू पी टी बाई टू। चलिए अब बात करते हैं एट टाइम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम की बात करते हैं। टोटल प्रेशर ऑफ बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, हमारी इक्वेशन में क्या है वो पी नॉट प्लस पी नॉट, और न्यूमेरिकल में क्या है पी इनफाइनाइट, मीन्स पी नॉट इक्वल टू है पी इनफाइनाइट बाई टू। ठीक, चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं। के क्या है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट माइनस पी डैश। तो पी नॉट को रिप्लेस करना है पी इनफाइनाइट बाई टू से और पी डैश को रिप्लेस करना है पी टी बाई टू से। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट की जगह लिखना है पी इनफाइनाइट बाई टू डिवाइड बाई पी इनफाइनाइट बाई टू माइनस पी डैश की जगह लिखना है पी टी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और टू कॉमन आ जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, ये टू डिवाइड में होगा और ये टू उसके डिवाइड में होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन आ जाएगी के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी ये पी इनफाइनाइट अपॉन पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। क्लियर, ठीक, चलिए तो इस तरह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कैसा भी आपको दिया जाए आप उसे सॉल्व करिए। बस जैसा हमें एक अपनी इक्वेशन बनाइए और एक गिवन डेटा, अपनी इक्वेशन की इंफॉर्मेशन को मैच कराइए किसके साथ, गिवन डेटा से। ठीक है, अपनी जो इक्वेशन आप बना रहे हैं बस इक्वेशन सही स्टोक्योमेट्री के बेस पर ड्रॉ करिए। अब उसमें प्रेशर किसी का भी हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी, ओनली सी, ओनली ए, जिसका वो कहे उसे लिखो और उसे न्यूमेरिकल के डेटा के इक्वल लिख करके अब वैल्यू को बस उसी को कंसिडर करना है जिसके बारे में वो कहेगा। लिखेंगे तो सभी अपनी इक्वेशन में हमने सभी को लिखा, हमने ए को भी लिखा है, ठीक है, लिखना तो सभी को है लेकिन कंसीडर सिर्फ किसे किया है, बी को कंसीडर किया, सी को क्यों, क्योंकि उसने कहा टोटल प्रेशर ऑफ बी एंड सी ओनली, उसने बी और सी का प्रेशर बताया है, उसने ए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताई है। ठीक है, हाँ सॉल्व करना चाहें तो हम ए का प्रेशर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पी नोट है, पी नोट पे इनफाइनाइट बाई टू के इक्वल है और पी डैश पी टी बाई टू के इक्वल है, तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं लेकिन हमें यूज़ नहीं करना है उसे, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन केवल पी टी या पी नोट। या आप ऐसा कर सकते हैं, आप सोच रहे हो कि हम फॉर्मूला ही क्यों बनाएं, हम डायरेक्ट जब हमें पता है कि पी नॉट पी इनफाइनाइट बाई टू के इक्वल है और पी डैश पी टी बाई टू के इक्वल है तो हम ए की वैल्यू को नोट करेंगे एट टाइम ज़ीरो एंड एट टाइम टी। तो ठीक है, आप ए की वैल्यू को नोट करिए टाइम ज़ीरो पर और ए की वैल्यू को नोट करिए टाइम टी पर और वैल्यू पुट करके आंसर तो वही आने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा वो, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा ही फिर भी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पी नॉट एंड पी इनफाइनाइट, ये नहीं है कि हर बार यही आंसर आएगा पी नॉट इक्वल टू पी इनफाइनाइट बाई टू। जब ऐसी इक्वेशन होगी, ऐसे स्टोक्योमेट्री होंगे तब ये आंसर आएगा। स्टोक्योमेट्री चेंज होने से न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल फार्मूला भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना स्टोक्योमेट्री का पॉइंट। क्लियर, चलिए तो इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका, नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर डिस्कस करेंगे। सी डी ई एफ, चलिए एफ पॉइंट ले लेते हैं।
हमारे पास क्या है, सिंपल इक्वेशन है, A to B plus C, all the gases, all are in gaseous state, all are in gaseous state, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, टाइम, टोटल नहीं है, पार्शियल, प्रेशर ऑफ B ओनली, और इन्फॉर्मेशन टाइम t की गिवन है PT, और इन्फॉर्मेशन इनफाइनाइट टाइम की गिवन है P इनफाइनाइट। बस यही दो इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ नहीं है, और आपको k इक्वल टू सॉल्व करना है, ठीक है, k इक्वल टू, तो यहाँ से सॉल्व करिए k इक्वल टू, ठीक, और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर आएगा क्या आंसर नहीं आए, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट, गैसेस के केस में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, मैं इस पे छोड़ देता हूँ आंसर के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, ये आपको क्या बताया था, किसके लिए था, सॉल्यूशंस के लिए था, ठीक है, सॉल्यूशंस, फॉर सॉल्यूशंस, ठीक है। व्हेन reactants and or products are in solution, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन, यानी कि हम टाइट्रेशन का यूज़ करके भी रेट को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स रेट को सॉल्व करने के लिए हर बार आपको रिएक्शन को, कंसंट्रेशन को या उसके प्रेशर को नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे गैस है तो चलो प्रेशर नोट कर लिया, और वैसे कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। मीन्स बस बाहर से एक रिएजेंट ऐड करेंगे, हमें कुछ वैल्यू मिल जाएंगी उसकी, फिर कुछ टाइम बाद फिर वो रिएजेंट ऐड करेंगे, फिर हमें कुछ वैल्यू मिलेंगे, फिर थर्ड टाइम होगा, तीसरा कोई टाइम पर्टिकुलर, उस पर फिर हम ऐड करेंगे, ठीक है। बाहर से एक एक्सटर्नल रिएजेंट, वो फिर रिएक्ट करेगा, और इस तरह से हमें 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और उन इन्फॉर्मेशन के बेस पर वी कैन फाइंड आउट द रेट। लेकिन कंडीशन वही है कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करना चाहिए, ठीक। चलिए, तो पहले मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ क्या है, और उसके बाद पहले सिंपल वाली कंडीशंस, और उसके बाद फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, पहले सिंपल और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड। तो लैंग्वेज क्या है, लेट अस assume that A, B and C, वही इक्वेशन ली हमने, आर substances present in a solution, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनेंगे। कंडीशंस क्या बनेंगी इसमें, हो सकता है केवल रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करे, हो सकता है केवल, मतलब जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो रिएजेंट कैन, दैट रिएजेंट कैन रिएक्ट ओनली विद ए, दैट कैन रिएक्ट विद ए बी, दैट कैन रिएक्ट विद बी सी। मतलब वही कंडीशन जैसे अभी अभी आपने प्रेशर के लिए स्टडी की थी कि टोटल प्रेशर हमने नोट किया था, कभी ए का पार्शियल प्रेशर नोट किया, कभी बी का नोट किया, कभी बी सी का, या कभी टोटल नोट किया। तो ऐसे ही रिएजेंट भी होगा। रिएजेंट भी डिपेंड करता है, मान लो रिएजेंट हमारा बेस है, ठीक है, तो अब जितने भी एसिड होंगे, अगर इफ़ द ओनली ए इज़ एसिड, मतलब रिएक्टेंट ही एसिड है, तो सिर्फ बेस उस रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट करेगा। बट इफ़ द रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट बी बोथ आर एसिड्स, तो क्या होगा, बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए इसमें भी बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। मैं
आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, ठीक है, सबसे सिंपल वाली, उसके बाद फिर एक दो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन भी या एक एग्जांपल जो रियल एग्जांपल है, इसका मतलब एक्चुअल एग्जांपल एस्टर हाइड्रोलिसिस वाला होता है, ठीक है, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम दैट ए बी सी आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब इसका पहला पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट क्या है, फ्रॉम ए solution of a certain amount of the solution सर्टेन अमाउंट जनरली क्या होता है, वो स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट। अब इसमें हो सकता है बी और सी भी इन्वॉल्व होंगे साथ में, लेकिन बी और सी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इज मैं लिख दूंगा, इज टेकन एंड titrated with a suitable reagent that reacts with A only, ठीक है। वो हमने लिख दिया कि वो रिएजेंट केवल किसके साथ रिएक्ट करेगा, ए के साथ ही रिएक्ट करेगा, वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। the volume of the reagent used is, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन वैसे ही गिवन होंगी जैसा कि मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इक्वेशन है ए गिव्स बी प्लस सी, ठीक है, वही इक्वेशन है ए गिव्स बी प्लस सी, ठीक है। और उसी इक्वेशन के बारे में हमने ये लिखा है, ए रिएक्टेंट है, बट ये सॉल्यूशन में है, गैसेस में नहीं है। और ऐसा ही डेटा गिवन होगा इसका भी, ठीक। यहाँ क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करना है, टाइम। और यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट जो ए के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, टाइम 0, वॉल्यूम वी नॉट, टाइम टी, वॉल्यूम वी टी, ठीक है। V1 V2 भी हो सकता है, V1 V2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 टाइम पर V नॉट मतलब किसका है, ये रिएजेंट का वॉल्यूम है जो यूज़ होगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें K को सॉल्व करना है, ठीक है, K को। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है, ये हम एज्यूम कर, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसमें मैं लिख देता हूँ, एज्यूम दैट molarity is identical या सेम for all reactants, all substances लिख देता हूँ, all substances, सभी की मोलैरिटी क्या है, सेम है, ठीक है। जितने भी सब्सटेंस होंगे इंक्लूडिंग रिएजेंट, मतलब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, जो भी वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। कैटलिस्ट तो इसमें है ही नहीं अभी इक्वेशन में, ठीक, आगे रिएक्शन में आएगा, कैटलिस्ट का भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो एज्यूम दैट मोलैरिटी इज़ आइडेंटिकल यानी सेम फॉर ऑल द सब्सटेंसेस, एक। दूसरा एक क्या एज्यूम करना है कि इनके एन फैक्टर 1 है, मतलब ऑल हैव एन फैक्टर 1, ऑल हैव एन फैक्टर 1, all have an factor equal to 1, ये भी एज्यूम्ड है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे अगर मोलैरिटी इक्वल नहीं होगी और एन फैक्टर इक्वल नहीं होंगे, मतलब ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैज़ डिफरेंट एन फैक्टर, ठीक है, और मोलैरिटी अलग अलग है, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन को कि क्या आंसर आएगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। चलिए उस इक्वेशन को जो था वो उस इक्वेशन को हम दोबारा लिख देते हैं, ए बी प्लस सी इनिशियल, क्योंकि कंसंट्रेशन है तो यहाँ तो मोल्स ले लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या मान लीजिए, वी वॉल्यूम मान लीजिए सॉल्यूशन का, क्योंकि कुछ वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वी, ठीक है। आप उसे वी वॉल्यूम मान लीजिए, ठीक। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए अपॉन वी हो जाएगी, ठीक। या 1 लीटर एज्यूम कर लो, ठीक है। कुछ क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, स्मॉल अमाउंट है, वो 1 ml भी हो सकता है, 10 ml भी हो सकता है, वी वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये ए मोल्स प्रोडक्ट 0 0 किस टाइम पर होगा, टाइम 0, यानी कि रिएक्टेंट अवेलेबल है, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन वी वॉल्यूम, वी लीटर या जो भी वॉल्यूम ml लिया है या लीटर लिया है कोई भी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। जो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होगा उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू वी टेक पार्ट इन टाइट्रेशन, ठीक है। वो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक। चलिए ये होगा ए माइनस एक्स मोल्स ऑफ द ए टेक पार्ट इन रिएक्शन, ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा, कौन सा टाइम है, ये है टाइम टी टाइम। इनफाइनाइट की बात नहीं, इनफाइनाइट टाइम तो अभी गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब टी टाइम और 0 टाइम बस यही टाइम गिवन है, ठीक। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन वी, क्योंकि कंसंट्रेशन लिखना है ना, और ए माइनस एक्स अपॉन वी, क्लियर। तो वी से वी क्या हो जाएगा, वी वॉल्यूम है ना, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब ए बाई वी, ए नंबर कंसंट्रेशन लिखना है ना, पर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टी, यानी टाइम 0 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टी का कंसंट्रेशन, यही लिखना था हमें। तो 0 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या होगा, ए अपॉन वी। तो ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए नॉट ए बाई वी है और ए टी ए माइनस एक्स बाई वी, ठीक। इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब v से भी क्या होगा, कैंसिल आउट, समझ गए। तो इसका मतलब वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, क्लियर, वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है, बस आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, यही लिखना है। और क्यों रोल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम दोनों के लिए क्या रहता है, सेम। इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए भी और फाइनल कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज आता ही नहीं है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन। वो तो केवल उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब लेकिन ए और ए एक्स की तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन इसका होता तो हम तो सीधा वैल्यू पुट कर दे और सॉल्व कर लेते। वैल्यू तो किसकी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट गिवन है, ठीक है। तो अब हम ए को और ए माइनस एक्स को रिप्लेस करना होगा किससे, वी नॉट और वी टी से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए चलते हैं, एट टाइम 0, जब टाइम 0 है, एट टाइम इक्वल टू 0, जब टाइम 0 की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो टाइट्रेशन में क्या होगा, ए के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। जैसे हमने यहाँ सीधा नंबर ऑफ मोल्स लिया है ना, तो कंसंट्रेशन लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट क्या होगा, ये किसकी टर्म्स में लेंगे, मोलैरिटी की टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, इसकी टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। या यहाँ भी ए अपॉन वी, ठीक है, इनटू वी, यानी कि इसे भी कंसंट्रेशन की टर्म्स में लेना चाहें तो इसे भी कंसंट्रेशन की टर्म्स में ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ मोलैरिटी और चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ए इंटू एन लिखा है तो यहाँ एम इंटू एन इंटू वॉल्यूम,
एन फैक्टर से एन फैक्टर कैंसिल आउट। अब आप कहेंगे क्यों कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वैल्यू क्या है उसकी, इक्वल है। अभी बताया था आपको कि एज्यूम किया है हमने लेट द ग्राम इक्वल, मतलब एन फैक्टर, देखो हमने लिखा हुआ है, ये देखिए, ऑल हैव एन फैक्टर इक्वल टू 1, एज्यूम किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम दैट द मोलैरिटी इज़ सेम एंड इक्वल टू 1, सेम, सेम तो लिखा ही है, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने इक्वल टू 1। ऐसा क्यों किया, मैं अभी समझा देता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ जो डेटा लिया हुआ है, अगर मैं उसे 1 नहीं लिखूँगा तो a इक्वल टू वी नॉट, ये तो वी नॉट है ना, रिएजेंट वी नॉट, तो ये a इक्वल टू वी नॉट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, मोलैरिटी भी इंक्लूड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है, जैसे लिखा हुआ है मोलैरिटी ऑफ द रिएजेंट इज़ 0.2, तो ठीक है 0.2 लिख दो। मोलैरिटी ऑफ द रिएजेंट इज़ 1, तो ठीक है 1 लिख दो। मोलैरिटी ऑफ द रिएजेंट इज़ 2, तो ठीक है 2 लिख दो। जैसी मोलैरिटी गिवन है वैसे लिख दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हमने ये 1 मान लिया था, मैं लिख भी देता हूँ, सिंस m इक्वल टू 1 लेट, एज्यूम कर लिया। चलिए मोलैरिटी 1 मान ली, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। अब टाइम t की बात करते हैं, एट टाइम इक्वल टू t, ठीक है, टाइम t पर चलते हैं, सेम वही होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएजेंट। जो रिएक्ट कर रहा है उसी के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो ये फिर वही होगा, टाइम t के नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, और ये भी वही होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम एट टाइम t। एन फैक्टर से एन फैक्टर कैंसिल आउट क्योंकि सेम है, और मोलैरिटी क्या लिया अभी अपने 1 लिए, देयरफॉर a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, वी टी, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1 इसे लिख देता हूँ मैं, इसे 2 इसे लिख देता हूँ, 3 इसे लिख देता हूँ। तो अब लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, a के प्लेस पर वी नॉट और a माइनस एक्स के प्लेस पर वी टी, क्या हो गया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी नॉट बाई वी टी। यानी आप क्या करेंगे, आप a और x को नहीं लिखेंगे, आप सीधा वी नॉट वैल्यू लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, वी टी कर देंगे। तो वी नॉट बाई वी टी क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई वी टी इज़ इक्वल टू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी डिवाइड करिए, वैल्यू सॉल्व करिए, लॉग की वैल्यू लिखो और k को सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आप टाइट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कंडीशंस में कोई नेसेसरी नहीं है, ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल बताया है और इसमें मैंने इसीलिए लिख भी दिया है, ठीक। अब यहाँ पर इसकी मोलैरिटी 1 एज्यूम की है इसलिए 1 लिखा है, जैसा न्यूमेरिकल में लिखा है, अगर न्यूमेरिकल में 2 लिखा है तो ठीक है 2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2v नॉट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 2v नॉट, तो यहाँ 2v नॉट लिख दो, ठीक है। मोलैरिटी जैसी गिवन है आप उसी फॉर्म में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अगर ये, और ये तो हमें एज्यूम करना ही है, इसमें यहाँ कंसंट्रेशन एज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ मोलैरिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ तो a ही लिखेंगे, a मोल्स प्रेजेंट इन v वॉल्यूम, ठीक है। और वो v वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है क्योंकि v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। वो इसलिए हो जाएगा बिकॉज a आर अवेलेबल, a मोल्स ऑफ a एंड a माइनस एक्स मोल्स ऑफ a बोथ आर अवेलेबल इन सेम कंटेनर, सेम सॉल्यूशन, वो उन्हीं में ही अवेलेबल हैं, उसी कंटेनर में अवेलेबल हैं, इसीलिए वॉल्यूम रिमेन सेम। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v का कोई रोल नहीं है यहाँ पर वॉल्यूम का, ठीक। चलिए इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। और भी अभी 1-2 कंडीशन और टाइट्रेशन की डिस्कस करेंगे, ठीक। डिफरेंट जिसमें वो रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करे, ए बी सी के साथ रिएक्ट करे, तीनों के साथ रिएक्ट करे या 2 के साथ रिएक्ट करे, और उसके बाद फिर एक वही जो मैं बता रहा था एस्टर का एग्जांपल सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद एक टॉपिक और बचता है फिर किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और मेन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे फिर डिस्कस करेंगे, थोड़े बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बच जाएंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस रह जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की कॉम्प्लिकेटेड भी इक्वेशंस होती हैं कुछ 1-2, ठीक, वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, गुड डे।